डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित इस दृश्य श्रव्य व्याख्यान माला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी यूनिवर्सिटी के बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए, जो कि हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में लेकर पढ़ रहे हैं, आज हम खंड 4 की पहली इकाई, जो 19वीं इकाई के नाम से है, शब्द और मुहावरे, यह लेकर के आपके सामने आए हैं। मित्रों, आज हम शब्दों के संबंध में कुछ बातचीत करेंगे। शब्द और उनके अर्थ भाषा में सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं। यद्यपि भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई प्रोक्ति बनती है। प्रोक्ति का मतलब है एक पूरी बात। भाषा का मुख्य कार्य है संप्रेषण करना, और हम जब कोई एक बात कहते हैं तब हमारी बात दूसरे तक पहुंचती है, तो वो भाषा की सबसे छोटी इकाई कही जाती है, प्रोक्ति, भाषा विज्ञान की दृष्टि से। किंतु यह प्रोक्ति भी अंततः शब्दों को मिलाने से बनती है। तो उसमें अगर हम प्रोक्ति का विश्लेषण करने जाएं तो उसमें प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए आज हम इस भाषा की इस इकाई शब्द के ऊपर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पहले हम समझें कि शब्द और अर्थ का संबंध क्या है। शब्द और अर्थ का संबंध, मित्रों, आपको शायद थोड़ा आश्चर्य लगे कि पूरी तरह से यादृच्छिक होता है। यादृच्छिक का मतलब इच्छा पर आधारित, यानी किस शब्द का क्या अर्थ होगा ये उस शब्द में बिल्कुल निहित नहीं होता। एक निश्चित कर दिया जाता है, कभी निश्चित हो गया होगा जब भाषा बनने की प्रक्रिया में, जब भाषा बननी आरंभ हुई होगी। आप उस समय सोचिए जब मानव का विकास हो रहा था और मानव ने बस अभी अभी एक दूसरे से संप्रेषण करना सीखा था और कुछ ध्वनि उच्चारित करते थे। शायद वो भाषा का पहला रूप था। तब उस समय वो जिस बात के लिए वो 2 बार 4 बार ट्रायल एंड एरर से शायद ये हुआ होगा कि ये ध्वनि इस अर्थ को व्यक्त करती है, ये ध्वनियाँ इस अर्थ को व्यक्त करती हैं, इस प्रकार से कुछ हुआ होगा। और फिर जब धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ, जब आप उच्च कक्षाओं में जाएंगे और भाषा के उत्पत्ति के संबंध में पढ़ेंगे, तब आप विस्तार से इस बात को जान सकेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतनी समझने वाली बात है कि जब भाषा का आरंभ हुआ और कुछ कुछ ध्वनियाँ, शब्दों में भी अंततः क्या होती हैं, ध्वनियाँ, तो वो ध्वनियाँ, ध्वनि समूह होता है। शब्द जो है ध्वनि समूह होता है। तो वो ध्वनि समूह किस अर्थ को व्यक्त करेगा, ये सहज प्रवाह में एक व्यवहारिक रूप से ये तय होता चला गया और भाषा में प्रत्येक शब्द के अर्थ निश्चित होते गए। फिर भाषा, आप हमेशा देखिए, भाषा जो है वो पारंपरिक होती है। हमने जो आज मैं जो भाषा बोल रही हूँ, मैंने अपने बड़ों से सीखी है। ये भाषा मैं आपको सिखा रही हूँ, आप इसके आगे ले जाएंगे। तो इस तरह से एक सतत प्रवाह में भाषा चलती है। उसमें परिवर्तन भी होते हैं, परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं। जो भाषा जीवित रहती है उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे नदी का पानी लगातार बदलता रहता है। गंगा नदी कल जो थी वही आज नहीं है। हिमालय से जहाँ से वो निकलती है, ग्लेशियर से, वो ग्लेशियर निरंतर प्रवाहित होता रहता है, पानी उसमें से निकलता रहता है और गंगा पूरे अपने रास्ते को तय करती हुई, और वो पानी अंततः समुद्र में जाकर के मिल जाता है बंगाल की खाड़ी में। तो जो पानी आप अगर देखें, जो पानी कल गंगा में था आज नहीं है, उसी तरह से प्रत्येक नदी का ऐसा ही होता है। उसी तरह से भाषा है। भाषा निरंतर परिवर्तित होती रहती है। लेकिन जब हम उसको प्रयोग करते हैं, जो हमारे जीवन काल में 150 सालों का, अधिकतम 100 सालों का भी रख लें, तो उसमें कोई परिवर्तन बहुत दिखाई नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत दिखाई भी पड़ जाता है। जैसे आज जब मेरे बचपन में
जो हिंदी बोली जाती थी, आज की हिंदी उससे थोड़ी सी फ़र्क हो रही है। और मैं जो हिंदी बोलती हूँ और मेरे अगली पीढ़ी जो हिंदी बोलती है, उसमें भी थोड़ा फ़र्क है। जब मेरे बचपन में हिंदी बोली जाती थी और हमारी कक्षाओं में हमारी अध्यापिकाएं हमें पढ़ाया करती थी, तो उनमें अंग्रेज़ी के शब्द न के बराबर होते थे। आज जो सामान्य रूप से हम हिंदी बोलते हैं, उसमें अंग्रेज़ी के शब्द बहुत सारे आ गए हैं। और हमारे जो अगली पीढ़ी है, वो तो माने उस वाक्य संरचना हिंदी की होगी, शायद 5 में से 3 शब्द अंग्रेज़ी के हों। फिर एसएमएस की जो हिंदी आ गई, जो व्हाट्सएप की में हिंदी लिखी जा रही है, किसी बने शब्द छोड़ करके लिखते हैं, पूरा वाक्य नहीं लिखते हैं, फिर मात्राओं का बहुत ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो परिवर्तन हो रहा है। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कल ऐसा हो कि जो व्हाट्सएप पे जो भाषा चल रही है, वो भाषा आम हो जाए, तो ऐसा होता है। तो ये परिवर्तन का बहुत स्थूल जो उदाहरण है वो मैंने आपको बताया। तो परिवर्तन होता रहता है, लेकिन उसमें आज हम जो बात कर रहे हैं शब्द और अर्थ की, तो उसमें सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि शब्द और अर्थ जो है वो आपस में किसी कठोर बंधन में नहीं बंधे, या कुछ शब्द में कुछ ऐसा नहीं है कि उससे वही अर्थ निकले। शब्द के साथ वो अर्थ जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो पानी, जो हमें हर जगह मिलने वाली चीज़ है, जीवन के लिए आवश्यक चीज़ है, उसकी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द नहीं होते उसके लिए। हिंदी में हम पानी कहते हैं, बंगाली जल कहते हैं, अंग्रेज़ी में वाटर कहा जाता है, तमिल नीर कहते हैं, और भी तमाम भाषाओं में कुछ और कहा जाता है। भाषा इंडोनेशिया में आयर कहते हैं। तो इसी तरह से आप अगर और भाषाएं जानते होंगे, उसमें पानी के लिए देखिए अलग अलग शब्द। तो अगर उसी H2O जो फॉर्मूला, जो पानी का वैज्ञानिक नाम है, अगर उसमें कुछ ऐसी बात होती तो सब जगह सारी भाषाओं में वही नाम होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस तरह से ये समझिए कि शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो पूरी तरह से यादृच्छिक है। ये भाषा वैज्ञानिक एक शब्दावली है जिसमें कि शब्द और अर्थ के संबंध को यादृच्छिक का अर्थ है इच्छा अनुसार तय किया हुआ, तो उसको इस तरह से ही कहते हैं। इसको ऐसे ही याद रखिए, शब्द और अर्थ का संबंध यादृच्छिक है। अब जो अगला हम देखें कि फिर शब्द जो बनता है, प्रचलित होता है, भाषा में प्रयुक्त होता है, वो किस तरह से प्रयोग या किस तरह से चलता है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान समाज का होता है। समाज के कौन से शब्दों को चलाना चाहता है, प्रयुक्त करना चाहता है, किसको वो स्वीकार करता है, अस्वीकार करता है, इसके आधार पर शब्दों का चयन होता है। स्वीकार्यता अस्वीकार्यता में खास करके उन सारे शब्दों की ज़्यादा बात होती है जो कि कुछ अमंगल सूचक बातों को बताने के लिए हो। जैसे मर जाना, है ना, मर जाना, सामान्य कोई व्यक्ति यदि मर गया है तो उसको सीधे तौर पे यही कहा जाएगा कि फला व्यक्ति मर गया। लेकिन आप देखिए, समाज में जब भाषा का हम व्यवहार करते हैं, ये बात अगर ये सूचना किसी को देनी है, मर गया, तो हम कभी नहीं कहते मेरे पिता मर गए, ऐसे हम कभी सूचना नहीं देते। हम कहते हैं मेरे पिताजी का देहावसान हो गया, या मेरे पिता वैकुंठ हो गए। तो मर जाना जो है वो बहुत अमंगल सूचक शब्द है, तो इसलिए उसको नहीं स्वीकार करता समाज, उसको अच्छा नहीं मानता। तो हम मर गए शब्द का सामान्य बोलचाल में जब बातचीत करते हैं या कहना चाहते हैं, तो सूचना देना चाहते हैं, तो इस शब्द का प्रयोग नहीं करते। शब्द है वहाँ पर, शब्द भाषा में है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते। फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जिनको गंदा माना जाता है या अच्छा नहीं है कि 4 लोगों के सामने कहा जाए। जैसे हमारी जो नित्य क्रियाएं होती हैं, उसके लिए जो शब्द हैं उनको उच्चरित करना समाज माने 4 लोगों के बीच में
कि सभ्य लोगों में ऐसा प्रयुक्त करना नहीं। तो अगर किसी को मान लीजिए अपनी नृत्य क्रिया के लिए जाना है, किसी सभा में वो है, तो वो कभी नहीं कहेगा कि वो उस नृत्य क्रिया के लिए जा रहा है। अभी भी देखिए, मैं आपको जब बता रही हूँ तो मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगी, क्योंकि वो स्वीकार्य नहीं है। सामान्य रूप से शब्द हैं वहाँ पर, लेकिन वो स्वीकार्य नहीं है, इसलिए उनका प्रयोग नहीं करते हैं। तो दूसरे तरीके से मैं अभी आती हूँ। आप कक्षा में भी देखिए, बच्चे कहते हैं नंबर 1 जाऊँ मैम। तो ये जो है शब्दों के चलन का, शब्दों के अर्थ का ये एक होता है कि वो समाज में स्वीकार्य है या नहीं स्वीकार्य है। फिर शब्द जो है वो क्षेत्रीय भी होते हैं, क्षेत्रीय प्रभाव उन पर पड़ता है। कौन सा शब्द कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे गुरु शब्द है, गुरु का मतलब शिक्षक, गुरु का मतलब जो हमें ज्ञान देते हैं। लेकिन बनारस में गुरु शब्द का प्रयोग अन्य अर्थों में होता है। का गुरु कहाँ से आवत हुआ। अब यहाँ पर गुरु शब्द जो है वो शिक्षक के लिए नहीं है, वो मित्र से भी कहा जा सकता है, किसी छोटे से भी कहा जा सकता है ना। जिसको गुरु कई बार वो तो बहुत गुरु हो, तो किसी की बुराई अगर बतानी हो, किसी बताना वो बहुत चालाक है या बहुत गलत तरीके से काम करता है, तो भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये वहाँ का क्षेत्रीय, ये मेरे ख्याल में बनारस छोड़ के और कहीं पे प्रयोग नहीं होता है। तो एक क्षेत्रीय प्रभाव है कि वो शब्द का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, उसमें क्या अर्थ भरते हैं। तो क्षेत्र के अनुसार भी शब्दों में अर्थ भरे जाते हैं और शब्दों के अर्थ निकलते हैं। फिर सामाजिक स्तर के हिसाब से भी शब्दों के भेद होते हैं। मतलब आप शिक्षक की एक भाषा सुनिए, शिक्षक जिस तरह से बातचीत करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर जो मजदूर वर्ग प्रयोग करता है, तो उनमें थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ थोड़ा फ़र्क होता है। कई बार शब्द भी एक ही जैसे प्रयुक्त होते हैं, लेकिन उनके उच्चारण में फ़र्क हो जाता है। फिर कई बार होता है कि वही शब्द एक जगह प्रयुक्त होने पर वो एक अर्थ देता है, लेकिन दूसरे सामाजिक स्तर के लोगों के द्वारा प्रयुक्त होने पर दूसरा अर्थ देने लगता है। जैसे आपके मामा आए और आपके पिताजी ने अपने मित्र को बताया, आज मेरे साले साहब आए हैं इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। तो यहाँ पर साले साहब कहना या मेरे साले आए हैं इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ, साहब न भी लगाएं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर साला एक संबंध का सूचक है। ये शब्द बिल्कुल साधु अच्छा प्रयोग है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कक्षा में आपका मित्र आए और आप कहें अबे साले कितनी देर से आ रहे हो, तो ये गाली हो जाती है। ये शब्द, ये प्रयोग अच्छा नहीं माना जाएगा और यहाँ पर ये इसका अर्थ बदल गया। तो ये इस तरह से कहाँ पर कौन सा शब्द किस सामाजिक स्तर के लोग प्रयुक्त कर रहे हैं, किस रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं, उससे भी शब्दों में अर्थ भरा जाता है। तो इस पर भी निर्भर करता है कि शब्द का क्या अर्थ होगा या शब्द किस प्रकार का अर्थ देगा। फिर कार्यक्षेत्र से संबंधित शब्दावली होती है ना। जैसे जो तटीय नगरों में रहने वाले लोग हैं, समुद्र के किनारे जहाँ पर मछली पालन का व्यवसाय होता है, वहाँ पर उनके जो शब्दावली होगी, उनकी जो बातचीत होगी, सामान्य बातचीत होगी, उसमें बहुत सारे शब्द मछली पालन संबंधी आएंगे, है ना। समुद्र संबंधी बहुत सारे शब्द आएंगे उनकी बातचीत में। आप कंप्यूटर पर काम जो लगातार करते हैं वो उनमें देखिए कि वो कई बार करते हैं एकदम शटडाउन हो गया हूँ इस समय, मतलब कि बिल्कुल अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। भाई प्रोसेस तो करने दो। अब कोई बात किसी ने पूछी तो
तुरंत जवाब नहीं दे रहे हैं तो क्या हुआ, नहीं आता क्या? तो कह नहीं, प्रोसेस तो करने दो। प्रोसेस कौन करता है? कंप्यूटर करता है। तो जो कंप्यूटर पर काम करने वाला है वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है या इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है जो कि कंप्यूटर के क्षेत्र में काम में आते हैं। तो उसके आम बोलचाल की में भी वो इस प्रकार का प्रयोग करेगा, है ना। विभिन्न अवसरों पर विभिन्न तरीके के इस तरह के प्रयोग दिखाई पड़ते हैं। तो जो कार्य क्षेत्र है उससे संबंधित जो शब्दावली होती है वो भी हमारे आम बोलचाल में शामिल हो जाती है। तो इस तरह से वो फिर शब्द ये भाषा बनती है और भाषा में शब्दों का प्रयोग बनता है कि कौन से बातचीत में कौन से शब्द प्रयोग किए जाएंगे। चार मुख्य आधार मैंने आधार बताए कि सभ्य समाज में स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के आधार पर हम शब्दों का चयन करते हैं या भाषा में शब्दों को लाते हैं। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण कुछ शब्द हमारे व्यवहार में शामिल हो जाते हैं, भाषिक व्यवहार में। फिर सामाजिक स्तर पर भेद होता है। सामाजिक स्तर जिस प्रकार का होता है, जिस प्रकार के समुदाय में हम भाषा का व्यवहार कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम ग्रामीण इलाकों में जाकर के बात करेंगे तो हम ग्रामीण परिवेश से संबंधित शब्दों के को लेकर के और बातचीत करना हमारे लिए उपयोगी होगा, जो सब ज़्यादा समझ में आने वाला होगा हमारे श्रोताओं को। तो उस तरह से भी उसमें भेद होता है। और फिर कार्यक्षेत्र संबंधी शब्दावली का प्रयोग करते हुए भी हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये भाषा में जो विभिन्न तरीके के शब्द आते हैं वो इस तरह से इन चार आधारों पर शब्दों का चयन हम अपने दैनिक व्यवहार के लिए भी करते हैं या औपचारिक भाषा के लिए भी हम ऐसा ही करते हैं। औपचारिक भाषा दो प्रकार की मुख्य रूप से होती है। एक तो जो हम दैनिक व्यवहार के लिए प्रयोग करते हैं, यानी आपस में बातचीत करने के लिए, बाजार में जाते हैं तो संप्रेषण के लिए, दुकानदार को कुछ कहने के लिए, उसका सुनने के लिए। सामान्य रूप से जो घर में बातचीत होती है वो अनौपचारिक भाषा होती है, दैनिक व्यवहार की भाषा कहलाती है। और एक औपचारिक भाषा होती है जो कि हम सामान्य रूप से अपने कामकाज करते हुए जिसका प्रयोग करते हैं, जिसका प्रयोग मैं अभी कर रही हूँ। ये वीडियो लेक्चर है तो इसमें मैं अधिक औपचारिक भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। हो सकता है यदि आप सामने बैठे होते, यदि मैं सीधे आपसे उन्मुख होती तो इतनी औपचारिक भाषा का प्रयोग न भी करती, थोड़ी अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करती। तो ये निर्भर करता है कि परिस्थिति क्या है और किस तरह के कार्य के लिए हमें भाषा का प्रयोग करना है। जब हम लिखते हैं, लिख करके कुछ अभिव्यक्ति करनी होती है, भाषिक अभिव्यक्ति, तो साधारणतया हम औपचारिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो रिकॉर्डेड हो जाता है। जो दैनिक व्यवहार की भाषा होती है वो शब्द निकलते हैं और हवा में विलीन हो जाते हैं, वो रिकॉर्डेड नहीं होते। लेकिन जो रिकॉर्डेड भाषा होती है उसको सामान्यतया औपचारिक रखना पड़ता है। तो लिखित भाषा हो या कहीं हम भाषण देने गए हों जो कि रिकॉर्ड होना है या नहीं भी रिकॉर्ड होना है, बहुत सारे एक बड़े समूह को हमको संबोधित करना है, तो भी हम औपचारिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं सामान्य रूप से। उसमें भी वक्ता के अपनी पसंदगी पर निर्भर करता है, अपनी रुचि पर और विषय पर निर्भर करता है कि वो कितनी औपचारिक या अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करेगा। लेकिन सामान्य रूप से एक सामान्य व्यवस्था यही है कि जब बड़े समूह को संबोधित करना हो, लिख कर अभिव्यक्ति करनी हो, तो हम औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। पुस्तकों में जो भाषा का प्रयोग होता है वो औपचारिक भाषा होती है। तो उसमें जो शब्दावली है उसमें भी ये चारों आधार पर ही उसमें भी शब्दावलियाँ आती हैं। ठीक है, अब हम ये देखें कि हमारी भाषा में जो शब्द आते हैं या हिंदी में जो शब्द आए हैं वो कहाँ से आए हैं। मुख्य रूप से हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के जो हमारे शब्द हैं वो कहाँ से आ गए। तो एक तो कुछ निर्माण भी होता है, उसके विषय में हम बाद में जानेंगे। यहाँ पर हम स्रोतों के बारे में बात करते हैं, जिन स्रोतों से हिंदी में शब्द आए हैं। तो चार प्रमुख स्रोत
माने गए हैं, 4 प्रमुख स्रोत विद्वानों ने बताए हैं। पहला तो तत्सम है। तत्सम माने तत् माने उसका, सम माने जैसा, माने उसका जैसा, उसके जैसा, किसके जैसा, तो संस्कृत के जैसा। हिंदी जो है वो संस्कृत से निकली हुई भाषा है, तो अधिकतर जो उसके शब्द हैं हिंदी में, जो भी शब्द आए हैं वो संस्कृत से लिए गए अधिकतर। तो वो और ज्यों के त्यों लिए गए, बस उसकी व्याकरणिक कोटियां हटा दी गई हैं, है ना। शब्द संस्कृत की अपना व्याकरण है, हिंदी का अपना व्याकरण है। संस्कृत और हिंदी में जो ज़्यादा बड़ा फर्क है वो व्याकरणिक स्तर पर है कि व्याकरण हिंदी का थोड़ा अलग पड़ता है, संस्कृत का अलग। संस्कृत में विभक्तियाँ आपको, अगर आपने थोड़ी बहुत पिछली कक्षाओं में संस्कृत पढ़ा होगा कभी, तो आपको मालूम होगा उसमें विभक्ति लगती है। जैसे राम है तो राम का रूप चलता है, रामः, रामौ, रामा। राम शब्द संस्कृत के वाक्य में प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि हम भी अगर हिंदी में प्रयोग करते हैं तो हम उसमें परसर्ग लगा कर प्रयोग करते हैं। राम को यह फल दे दो, राम को बुलाओ, राम ने आज बहुत सुंदर कपड़ा पहना हुआ है ना। तो ने लगाया, को लगाया, राम के लिए आज मैं किताब लाई हूँ, तो ये जो के लिए ये सब जो लगाई ये विभक्ति है। तो ये विभक्ति हिंदी में अलग होती है ना। ये परसर्ग हिंदी में अलग होते हैं, संस्कृत में यही मिले होते हैं, है ना। राम को कहना होगा तो रामम कहेंगे, राम ने कहा, राम ने अगर कहना होगा तो रामह कहेंगे। तो इस तरह से उसमें मिली होती है। तो ये चीज़ें जरूर हमने छोड़ दी हैं संस्कृत की, वो नहीं लाए, लेकिन जो मूल शब्द है वो लेकर के आए हैं। और एकदम ढेरों ढेर शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से हैं। यहाँ कुछ उदाहरण मैंने दिए, विद्यार्थी, शिक्षक, पुस्तक, पठन पाठन, पर्वत, नदी, पवित्र, ये सब मूल संस्कृत के शब्द हैं। आप जरा ढूंढिए, आपकी जो आपके इसमें पाठ्यक्रम में जो कहानियाँ हैं, जो साहित्य के अंश है, उसमें देखिए कितने सारे तत्सम शब्द प्रयुक्त हैं, और आप देखेंगे कि करीब 80% आपको मिल जाएंगे तो संस्कृत के शब्द, संस्कृत मूल के शब्द, है ना। तो संस्कृत मूल के शब्द जो यथातथ लगभग उनकी खाली विभक्तियाँ नहीं, माने मूल जो शब्द हैं वो ले लिए गए हैं, तो वो तत्सम कहलाते हैं। फिर कुछ ऐसे शब्द लिए गए हैं जिसमें थोड़े ध्वनि परिवर्तन हो गया है, तो वो हैं तो संस्कृत के, लेकिन अब थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि आग, आग शब्द संस्कृत मूल में अग्नि है, अग्नि का थोड़ा सा ध्वनि परिवर्तन हुआ है और हिंदी में आग शब्द प्रचलित हुआ है। सूरज, सूर्य संस्कृत में सूर्य है और हिंदी में सूरज शब्द प्रचलित हुआ है, थोड़ा सा ध्वनि परिवर्तन हुआ। संध्या, सांझ, मयूर, मोर, सर्प, सांप, आम्र, आम, हस्त, हाथ। तो ये जो सारे हिंदी के शब्द हैं वो वस्तुतः संस्कृत मूल के हैं, लेकिन अब उनमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है, तो वो परिवर्तन के साथ हिंदी में स्वीकृत हुए हैं। तो ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द क्या कहा जाता है। तत्सम और तद्भव ये दो बहुत महत्वपूर्ण हैं शब्दों की कोटियाँ, इसको ध्यान में रखने की बात है। तीसरा भी बहुत महत्वपूर्ण है, देशज। देशज शब्द उसको कहा जाता है जिनके की और किसी स्रोत का हम पता ही नहीं लगा पाते कि ये आया कहाँ से, है ना। ये हिंदी के अपने शब्द हैं, जो हिंदी का अपना शब्द भंडार है, जो उसकी अपनी ध्वनियों के साथ बना है। कैसे बना उसको हम खोज पाना बहुत ही मुश्किल है। तो वो ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, पेड़, ड़ ध्वनि जो है वो हिंदी की अपनी ध्वनि है, संस्कृत में नहीं थी ये ध्वनि, ये और भी दूसरी भाषाओं में उतनी नहीं दिखाई पड़ती है। तो ड़ ध्वनि जो है वो हिंदी की अपनी ध्वनि है, और इस ध्वनि से युक्त जो भी शब्द है वो हिंदी के अपने शब्द होंगे। तो पेड़, लड़का, खिड़की। फिर उसके बाद कुछ शब्द बोलचाल में यूं ही बन जाते हैं, जैसे बकैती। बकैती माने बहुत ज़्यादा गप मारने वाला व्यक्ति जो बक बहुत करता है, उसको कहते हैं बकैती कर रहा है ना। कोई ज़्यादा लंबी छोड़े माने कुछ बढ़ा चढ़ा करके बताए तो उसको कहते हैं बकैती कर रहा है। ये शब्द हिंदी का अपना शब्द है, कहीं से आया हुआ नहीं है।
और इसी लगभग इसी अर्थ में दूसरा एक शब्द चलता है भौकाल। अब पहले मुझे मालूम था कि ये बनारस के आसपास के क्षेत्रों में ही, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही चलने वाला ये शब्द है, उसमें भी कुछ एक सीमित बनारस और उसके आसपास के क्षेत्रों में। लेकिन अभी पता चला है कि वो काफ़ी प्रचलित हो गया है भौकाल शब्द, और हिंदी में दिल्ली वगैरह सभी, और यहाँ तक कि साहित्य में भी इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भौकाल, भौकाल का अर्थ भी वही है कि जो माने सही नहीं, कुछ बढ़ा चढ़ा करके बताने वाला, कुछ ज़्यादा ही ऊंची ऊंची हाँकने वाला जो व्यक्ति है, तो उसको कहते हैं भौकाल। जो कई बार अपनी बहुत प्रशंसा करे तो उसको कहेंगे वो भौकाल है। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो अपने हिंदी के अपने शब्द हैं, तो वो देशज शब्द कहलाते हैं। फिर बाहरी शब्द हैं, यानी कि अन्य भाषाओं से आए हुए। अब वो भारत की ही अन्य भाषाओं से हो सकते हैं, है ना, दूसरी जो आर्य भाषाएं हैं उनमें से आ सकते हैं, जिनका मूल संस्कृत ही है, तो हम कह सकते हैं कि वो संस्कृत से भी एक तरह से कह सकते हैं आए हुए हैं, है ना। या माने वो संस्कृत से पहले उन भाषाओं में ज़्यादा प्रचलित हुए, फिर वहाँ से हिंदी में आ गए, तो ऐसा भी है। जैसे एक बंगला से एक शब्द आया है गल्प। गल्प मूलतः संस्कृत का शब्द है, लेकिन हिंदी में पहले नहीं आया था, वो बंगला में पहले गया और फिर बंगला से हिंदी में आया। तो ऐसे बहुत ऐसे शब्द हैं। फिर तमिल से हम कुछ शब्द लेते हैं, अभी जो खाने के नाम जैसे बहुत सारे इडली, सांबर, ये सब साउथ की भाषाओं के, दक्षिण भारतीय भाषाओं के शब्द हैं, जो कि आज हम बहुत बहुतायत में प्रयुक्त करते हैं, तो उस तरह के भी शब्द आए हैं। फिर विदेशी भाषाओं से भी हमने बहुत सारे शब्द लिए हैं। अंग्रेज़ी से तो ढेर शब्द हैं, जैसा कि मैंने आरंभ में चर्चा की ही कि अभी तो जो बोलते हैं उसमें से 5 शब्दों का वाक्य होगा, तो हो सकता है कि 3 शब्द अंग्रेज़ी के हों, 2 शब्द खाली हिंदी के, तो ऐसा होने लग गया। तो अंग्रेज़ी से काफ़ी शब्द हमने लिए हैं जो हमारे सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त हैं। अब तो लेखन में भी प्रयुक्त होने लगे हैं, तो कुछ जैसे टिकट, रेल तो है ही है ना। अब इसमें कई बार है कि हम पहले ऐसा होता था कि ज़्यादातर कि हम शब्द लेते थे, उसको अपनी तरह से थोड़ा सा घुमा फिरा लेते थे। जैसे रेल को हमने रेलगाड़ी कह दिया। अब रेल जो है मूलतः जो पटरी होती है जिस पर चलती है रेल, वो जो लोहे की एक पट्टी होती है उसको रेल कहते हैं। इंग्लिश में भी उसको एक्चुअली रेल कहते हैं। तो हिंदी में ज़्यादा अच्छा शब्द बन गया रेलगाड़ी, यानी रेल पर चलने वाली गाड़ी, है ना। तो गाड़ी शब्द हिंदी का है और उसमें वो रेल जोड़ दिया अंग्रेज़ी का, तो रेलगाड़ी शब्द बन गया। तो इस तरह से शब्द बनते हैं बाहरी भाषाओं से लेकर के। फिर इसमें क्या है कि जो चीज़ जहाँ से आई, वहाँ जो कॉन्सेप्ट, जो अवधारणा जहाँ से आई, वो अपने साथ अपना शब्द लेकर के आती है। जैसे कि जापानी भाषा से हमने बोनसाई लिया, इकेबाना लिया। इकेबाना कहते हैं फूलों को सजाने का ढंग। अब ये जो फूलों को सजा करके घर में रखने का तरीका, ये जापान में ज़्यादा प्रचलित है, बहुत प्रचलित है, मतलब एक विशेष रूप से वहाँ पे एक कला है इकेबाना की। तो उसको उस तरह से फूलों को सजाने की जो कला है, वो जब भारत में आई तो अपने साथ वो जापानी शब्द भी लेकर आई। तो इकेबाना, आज हम उसको इकेबाना ही कहते हैं, उसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं। गुलदस्ता इत्यादि शब्द उसके लिए सामान्य रूप से नहीं प्रयुक्त करते। गुलदस्ता शब्द उधर से फारस से आया, तो वहाँ पर भी फूलों को एक साथ इकट्ठा करके और एक गुलदस्ते में लगा करके रखने का एक तरीका था। तो वहाँ पर गुलदस्ता सामान्यतया फूलों को एक साथ इकट्ठा करके रखने को कहते हैं। इकेबाना दूसरे ढंग से सजाना, बिल्कुल एक अलग तरीका होता है उनका सजाने का, तो वो उस कला के साथ में वो शब्द आया, तो इकेबाना। इसी तरह से रिक्शा, ये भी जापान का शब्द है, तो वो वहाँ से आया, वहीं पर बना था और आया, तो अपने साथ वो शब्द लेकर के आया। गिरजा, पादरी, ये शब्द पुर्तगाल से आए, पुर्तगाली भाषा से आ गए। रेस्तरां, ये जो है फ्रेंच से आया हुआ है। तो विभिन्न भाषाओं से हम शब्दों को लेते हैं। जो शब्द या जो चीज़ जहाँ से आई, जिस देश से आई, जिस जगह से आई, वो अपने साथ अपना शब्द लेके आती है और फिर वो हमारी भाषा में भी प्रचलित हो जाती है। तो हिंदी में मुख्य रूप से शब्दों के ये 4 स्रोत हुए।
तत्स जो संस्कृत मूल के हैं, तद्भव जो संस्कृत मूल के ही हैं लेकिन उनमें ध्वनि परिवर्तन हो गया है। देशज जो कि हिंदी के बिल्कुल अपने हैं, कहीं से उसने नहीं लिया, अपने तरीके से उसको बनाया है। और बाहरी यानी दूसरी भाषाओं के से, चाहे वो भारतीय भाषाएं हों या विदेशी भाषाएं हों, उनमें से शब्द लिए हैं, कई बार जो का त्यों और कई बार थोड़े से ध्वनि परिवर्तन, थोड़े से परिवर्तन के साथ लिया है। तो उसको ये 4 स्रोत मुख्य रूप से होते हैं। आज हम इस कक्षा को यहाँ तक रखेंगे। आगे की जो कक्षा है उसमें हम थोड़ा शब्दों के अर्थ पक्ष की ओर जाएंगे और उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। आज की इस कक्षा को हम यहाँ तक रखते हैं। आप अपने पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए, उसमें जो चीज़ें दी गई हैं, जिसको कि मैंने अभी आज बताया, उसके आधार पर उनको समझने की कोशिश कीजिए। बाद में पूरी प्रश्नावली है, उस प्रश्नावली को भी आप हल कीजिए। तो आप इस पूरे अवधारणा को, शब्दों की पूरी अवधारणा को, हिंदी शब्दों के भंडार को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकेंगे। और यदि आप समझ सकेंगे तो अपनी भाषा में अच्छी तरह से प्रयुक्त कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। स्वाध्यायः परः।